मध्यकाल में झारखंड। मध्यकाल में झारखंड कितने थे? मध्यकाल कितने प्रकार के होते हैं? मध्यकाल के 2 प्रकार के होते हैं, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। सबसे पहले जानेंगे पूर्व मध्यकाल के बारे में। पूर्व मध्यकाल होता क्या है? झारखंड ज्ञान में आपका स्वागत है। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फॉलो जरूर करिएगा। थैंक यू। हर्षवर्धन की मृत्यु और दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बीच की अवधि को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है, झारखंड राज्य का संबंध पूर्व मध्यकाल से भी रहा है। झारखंड राज्य का संबंध पूर्व मध्यकाल से भी रहा है, ये पूर्व मध्यकाल में है। अब जैसे कि महामाया मंदिर कहाँ है पूछेगा क्वेश्चन में, तो गुमला में है। कहाँ है? गुमला। महामाया मंदिर के बारे में जानते हैं। अगला बिंदु है अगला बिंदु है हप्पा मुनि गांव में स्थित महामाया मंदिर इस बात का प्रमाण है कि झारखंड राज्य का संबंध पूर्व मध्यकाल से रहा है। अगला टॉपिक है, महामाया मंदिर का निर्माण नागवंशी शासक गजघंट राय ने 908 ईस्वी में कराया था। अगला टॉपिक है, सियानाथ देव के द्वारा इसमें विष्णु की प्रतिमा स्थापित की गई थी। अगला बिंदु है, इस मंदिर का प्रथम पुरोहित द्विज हरिनाथ नामक मराठा ब्राह्मण था। यह गजघंट राय का धार्मिक गुरु था। अब अगला बिंदु बता रहे हैं, टांगीनाथ मंदिर। टांगीनाथ मंदिर के बारे में बता रहे हैं। टांगीनाथ मंदिर कहाँ पर है? टांगीनाथ मंदिर ये गुमला में है। कहाँ है? गुमला में। टांगीनाथ मंदिर गुमला। अगला बिंदु है टांगीनाथ मंदिर का। यह मंदिर गुमला में अवस्थित है। इस मंदिर का निर्माण भी इसी काल में हुआ है। छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ मंदिर, ये जो रजरप्पा में है छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ मंदिर, रजरप्पा रामगढ़ का अष्टभुजी छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ भी पूर्व मध्यकाल की पुष्टि करता है। छिन्नमस्तिका बौद्ध ब्रजयोनियों की ही हिंदू प्रतिरूपी है। माँ छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ जो रामगढ़ में है, ये पूर्णिमा और अमावस्या के दिन बहुत भीड़ रहता है। ये बहुत पुराना मध्यकाल से पुष्टि करता है ये मंदिर। अब इटखोरी कहाँ है? इटखोरी, ये इटखोरी है चतरा में। इटखोरी कहाँ है? चतरा में। चतरा झारखंड के इटखोरी चतरा से पाल शासक महेंद्र पाल के शिलालेख मिलते हैं। अगला बिंदु, पाल काल में ही इटखोरी में माँ भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण किया गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक है उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल के बारे में जानते हैं। नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब फुल वॉच करिएगा। ये है उत्तरकाल। बखियात्यार खिलजी। बखियात्यार खिलजी है के बारे में जानते हैं। इसका मेन अगला बिंदु है, 1206 ईस्वी में 13वीं शताब्दी में बखियात्यार खिलजी ने झारखंड होकर बंगाल के सेन वंशी शासक लक्ष्मण सेन की राजधानी नदियों पर आक्रमण किया था। अगला बिंदु है, गुलाम वंश के इल्तुतमिश और बलवान के समय झारखंड इसके प्रभाव से मुक्त था, क्योंकि उस समय का नागवंशी राजा हरिकन प्रभावशाली शक्तिशाली था। नोट में लिखा है, झारखंड राज्य में आयोजित विभिन्न परीक्षा में पूछे गए तत्वों की अंकित है। स्टार वाला जो है ये पूछा गया क्वेश्चन है, इस पर ध्यान दीजिएगा। अब जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी कब आए थे? इसका बिंदु है, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बता रहे हैं दोस्तों, लाइन में रहिएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने 1310 ईस्वी में अपने सेनापति छज्जू मालिक को नागवंशी राज्य पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा था। अगला बिंदु, अलाउद्दीन खिलजी ने सेनापति छज्जू मलिक ने नागवंशी शासक को कर देने के लिए विवश किया। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मालिक कपूर दक्षिण भारत के विजय अभियान पर जाते समय झारखंड से गुजरा था। अगला है, नागवंशी राजा वेणुकर ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार की थी। अब अगला बिंदु बनाया जा रहा है, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जानते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक की कहानी अगला पॉइंट में लिखिए। तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक का सेनापति मालिक वाय हजारीबाग क्षेत्र में चाई चंपा तक राज पहुंचा था, जबकि संथाली सूत्र के अनुसार यह आक्रमण इब्राहिम अली के नेतृत्व में हुआ। इस आक्रमण के दौरान इब्राहिम अली द्वारा बीघा के किले पर अधिकार के बाद संथाल लोग अपने सरदार के साथ यहाँ से भाग गए। अगला बिंदु है, मालिक बाया ने हजारीबाग के चाई किला को जीतकर फतेह खान दौरा के हवाले कर दिया था। अगला बिंदु है, मोहम्मद बिन तुगलक ने सिराजुद्दीन अजमुल मुल्क को सतगावा को शासक नियुक्त किया गया था। अगला बिंदु, तुगलक के काल में नागवंशी राजा हरिकर्ण थे। अब आ गया फिरोज शाह तुगलक के बारे में जानते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल के
समीउद्दीन शासन के पराजित कर हजारीबाग के सतगावा क्षेत्र पर विजय प्राप्त किया था। इसे अपने जीते हुए क्षेत्रों की राजधानी बनाया। अब लोधी वंश के बारे में जानते हैं। लोधी वंश के बारे में लोधी वंश के संतनों के प्रभाव से झारखंड लगभग मुक्त था। इस काल में छोटा नागपुर पर शासन करने वाले नागवंशी राजा प्रतापकर्ण, क्षत्रकर्ण एवं विराटकर्ण थे। अगला बिंदु, लोधी वंश के समकालीन उड़ीसा के गजपति वंश का सामना करना पड़ा। अगला बिंदु है कपिलेंद्र गजपति वंश का संस्थापक। उस समय का दक्षिण पूर्व भारत एक शक्तिशाली शासक था। अगला बिंदु, उसने संथाल परगना हजारीबाग छोड़कर नागवंशी राज के बहुत बड़े भूभाग पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। अगला बिंदु है 1494 ईस्वी में सिकंदर लोधी के भय से जौनपुर के शासक हुसैन शाह चरकी ने झारखंड के साहेबगंज शरण ली थी। अब अगला बिंदु है अलीद शाह द्वितीय के बारे में जानते हैं। अलीद शाह द्वितीय बिंदु है खान देश का शक्तिशाली शासक अलीद खान द्वितीय ने अपने सैन्य दल को झारखंड भेजा था, अतः इसे झारखंडी सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है। आइए क्वेश्चन बनता है, झारखंडी सुल्तान के नाम से किसे जानता है? अलीद शाह द्वितीय को जाना जाता है झारखंडी सुल्तान के नाम से। अब आता है शेर शाह के बारे में जानते हैं। शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष अपने विभिन्न अभियानों झारखंड क्षेत्र का प्रयोग किया था। 1534 से 1537 ईस्वी के अपने बंगाल अभियान के दौरान शेर शाह झारखंड के होकर गुजरा था। इसी अभियान के दौरान शेर शाह ने पुत्र जलाल खान ने तिलियागढ़ी राजमहल क्षेत्र में नाकाबंदी की थी। नोट में झारखंड राज्य के आयोजित विभिन्न परीक्षा में पूछा जाता है। शेर शाह बंगाल अभियान के बाद मुगलों का चकमा देकर राजमहल झारखंड के रास्ते ही रोहतासगढ़ पहुंचा तथा 1537 ईस्वी में रोहतासगढ़ के जिले पर अधिकार कर लिया। शेर शाह के शासनकाल में झारखंड में शाही सिक्कों का प्रचलन तेज हुआ। अगला बिंदु, झारखंड के मुस्लिमों के प्रवेश का मार्ग प्रस्तावित करने का श्रेय शेर शाह को हो जाता है। अगला बिंदु, 1538 ईस्वी में शेर शाह के सेनापति खवास खां ने दिया खां के साथ मिलकर चारों महाराज शेरों को परास्त कर श्याम सुंदर नामक एक हाथी प्राप्त किया। 1539 में ईस्वी में चौसा के युद्ध में शेर शाह ने मुगलों शासक हुमायूं के पराजित कर रोहतास से वीरभूमि तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसके बाद लगभग 1500 ईस्वी तक राजमहल क्षेत्र पर शेर शाह उनके वंशजों का अधिकार रहा। जानते हैं हुमायूं के बारे में। हुमायूं के बारे में झारखंड में जानते हैं। हुमायूं के बारे में बहुत सुना है, हिस्ट्री वाले हैं। हुमायूं झारखंड के बारे में जानते हैं। मुगल अफगान संघर्ष 1537 से 1540 ईस्वी के दौरान एक बार हुमायूं गुरकुंडा हजारीबाग तक पहुंच गया था। अब जानते हैं अकबर के बारे में। झारखंड के बारे में मध्यकाल के है। झारखंड के संदर्भ में अकबर के शासनकाल के दो भागों से विभक्त किया जा सकता है। शासनकाल का पूर्वोत्तर 1556 से 1576 के शासनकाल में, उत्तरार्ध 1576 से 1605 ईस्वी से अकबर ने अपने शासनकाल के पूर्वोत्तर में झारखंड क्षेत्र के सक्रिय अफगानों पर विजय प्राप्त किया तथा उत्तरार्ध के क्षेत्रीय राजवंशी पर शासन स्थापित किया। अकबर के शासनकाल का पूर्वोत्तर अफगानों पर विजय के बारे में जानते हैं। अकबर के शासनकाल के पूर्वोत्तर के अफगानों पर विजय पहला बिंदु है। अकबर के विरोध अभियान के अफगानों झारखंड के क्षेत्र का उपयोग किया। 1575 ईस्वी के टकरोई की लड़ाई के बाद जुनैद करीनी बिहार जाने के क्रम में रामपुर वर्तमान रामगढ़ में रुका, जहां इसका पीछा करते हुए मुगलों का सेना अभी आ गई। यहाँ जुनैद करीनी व मुगलों के सेना के बीच हुए रामपुर की लड़ाई में मुगलों की जीत हुई। अकबर के शासनकाल का उत्तरार्ध क्षेत्रीय राजवंशों का शासन। पहला है छोटा नागपुर खासकर नागवंश। अकबर नागवंशों की राजधानी खुखरा को अपने नियंत्रण में ले जाना चाहता था। इसका प्रमुख कारण दक्षिण भाग जाने हेतु युद्ध में इस क्षेत्र का उपयोग, समृद्धीकरण, साम्राज्य विस्तार, राजनीतिकरण, इस क्षेत्र का आर्थिकरण थे। अकबर ने 1585 में शहबाज खान ने झारखंड पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा। इस नागवंशी शासक मधुकरण शाह की पराजय हुए तथा मधुकरण शाह ने वार्षिक मुल्कजारी देना स्वीकार किया। बाद में मधुकरण शाह ने उड़ीसा के शासक कुतुल खां अपने पुत्र निसार खां के विरुद्ध मुगल सरदार मान सिंह को अभियान 1590 से 1592 में मुगलों का साथ दिया। अब दूसरा बिंदु है पलामू का चेरो वंश। पलामू के चेरो वंश के बारे में जानना है तो जानो। दूसरा पॉइंट
1589 ईस्वी में राजा मानसिंह को अकबर ने बिहार झारखंड का सूबेदार नियुक्त किया। मानसिंह ने 1500 ईस्वी में पलामू के चेरो वंश रावत के विभाजित कर मुगलों का अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश कर दिया। पलामू में मुगलों की सेना नियुक्ति करके भगवान राय को राजा बना रहने दिया। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु के बाद चेरों ने मुगलों की सेना को मारकर भगाया तथा पलामू पर पुनः अपनी सत्ता स्थापित कर ली। तीसरा है सिंहभूम का सिंह वंश। 1592 ईस्वी में उड़ीसा अभियान हेतु जाते समय मानसिंह सिंहभूम क्षेत्र होकर गुजारा। इस समय सिंहभूम का पोराहाट सिंहवंशी राजा रंजीत सिंह का शासन था। सिंहभूम सिंह ने दौरान रंजीत सिंह को मुगलों की अधीनता को स्वीकार करने हेतु विवश कर दिया तथा उसे अपने अंगरक्षक दल के शामिल कर लिया। 1592 ईस्वी में ही मानसिंह ने राजमहल साहिबगंज को बंगाल की राजधानी बनाया। मानसिंह ने परकोटा व महल वालों नगरों का नीति से अकबर नगर नामकरण किया। चौथा मानभूम व हजारीबाग के राजवंश। चौथा मानभूम हजारीबाग के राजवंश। अगला पॉइंट है 1590 ईस्वी में मानसिंह मदीनापुर के अभियान पर जाते समय मानभूम के गुजारा। इस दौरान नदी के पार तथा तेलकुप्पी के मंदिरों के द्वार करवाया। आयन एक बरी के अनुसार हजारीबाग के छो और चंपा परगना बिहार सूबा में शामिल थे, जिसकी वार्षिक मालगुजारी 15,500 रुपये निर्धारित की थी। आवाज जहांगीर के बारे में झारखंड के संदर्भ में जहांगीर के शासनकाल में संबंध छोटा नागपुर खास के नागवंश पलामू के चेरो वंश का विष्णुपुर व पंचेत पर आक्रमण तथा शाहजहां के राजमार्ग का आगमन से है। पहला है जहांगीर के छोटा नागपुर खास नागवंश। जहांगीर के अधीनता के तुजुक के जहांगीरी में छोटा नागपुर क्षेत्र से सैन्यों की प्राप्ति का उल्लेख मिलता है। अपनी अथकथा तुजुक के जहांगीरी में जहांगीर के स्थानीय लोगों के द्वारा संग नदी से हीरे प्राप्त करने के तरीके का वर्णन किया। जहांगीर इस क्षेत्र की नदियों को मिलने वाले हीरे के कारण इस पर अधिकार करना चाहता था। जहांगीर के समय कोकरहा शासन दुर्जन साल मधुकरण शाह का उत्तराधिकारी था, जिसके मुगलों की अधीनता स्वीकार करने तथा मालगुजारी देने की मांग कर दिया। जहांगीर ने जाकर खान बिहार का नया सूबेदार नियुक्त किया था तो उसे कोकरा क्षेत्र का अधिकार करने का आदेश दिया, परंतु बीमारी के कारण जाफर खान में मृत्यु हो गई तो जहांगीर की इच्छा अधूरी रह गई। अगला बिंदु, जहांगीर ने 1615 ईस्वी में इब्राहिम खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया तथा उससे कोकरा झारखंड पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा। अगला बिंदु है इस दौरान इब्राहिम खान ने क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर लिया। हीरों के लिए प्रसिद्ध शंख नदी को अपने अधिकार में ले लिया। अगला बिंदु है इब्राहिम खान ने नागवंशी राजा दुर्जनशाला को मुगलों की अधीनता स्वीकार करने का आदेश दिया तथा इससे मना करने पर दुर्जनशाला ने 12 वर्ष तक 1615 से 1627 ग्वालियर के किलों में बंदी बनाकर रखा गया था। इस अभियान में जुड़े सभी व्यक्ति को पुरस्कृत किया तथा इब्राहिम खान को पंतजंग की उपाधि प्रदान करने तक 4 हजारी मनसरोवर बनाया गया। अगला बिंदु है 1627 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में एक हीरे की असलियत को देखकर विवाद हो गया। इस हीरो की रखने हेतु दुर्जनशाला ने ग्वालियर से शाही दरबार में बुला लिया गया। दुर्जनशाला द्वारा हीरे की पहचान कर लेने की बाद जहांगीर ने खुश होकर दुर्जनशाला को शाह का पदवी प्रदान करते हुए मुक्त कर दिया तथा उसका राज्य वापस कर दिया। इसके बाद दुर्जनशाला के मुगल शासक जहांगीर को 6,000 रुपये वार्षिक दर कर देना का स्वीकार किया। दूसरा है पलामू का चेरो वंश के बारे में जानना है। पलामू का चेरो वंश का अगला बिंदु है 1607 ईस्वी में अबुल फजल के पुत्र अफजल खां को जहांगीर ने बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। अफजल खां ने जहांगीर के आदेश के पलामू के चेरो राजाओं के विरुद्ध एक सैन्य अभियान चलाया गया, उसके आक्रमण के समय पलामू का चेरो वंश शासक आनंद राय था, परंतु आक्रमण के दौरान 2 सप्ताह के भीतर ही बीमारी से अफजल खां की मृत्यु हो गई। यह अभियान असफल हो गया। अगला बिंदु 1622 ईस्वी में आनंद राय की मृत्यु के पश्चात शाह बल राय पलामू का शासक बना।
इसके अपने राज्य का विस्तार सड़क ए आजम जीटी रोड पर चंपारण हजारीबाग तक किया गया। शाहबल राय मुगल की ओर जाने वाले मुगल काफिलों की लूट लिया करता था। इससे शाहजहां नाराज हो गए तथा उसके शाहबल राय को बंदी बनाकर दिल्ली ले लाने का आदेश दिया। जहांगीर ने अपने मनोरंजन हेतु शाहबल राय को एक बाघ से लड़ने का आदेश दिया। इस लड़ाई में शाहबल राय की मृत्यु हो गई। बाघ से लड़ने का दिया था, ये देख लीजिए भैया। अरविंदो शाहबल राय की मृत्यु का समाचार मिलते शेरों ने सीमावर्ती मुगलों क्षेत्र का उत्पाद मचाना प्रारंभ कर दिया। इसका मुगल अधिकारियों का दामन कर दिया। तीसरा बिंदु है विष्णुपुर व पंचेत पर आक्रमण। विष्णुपुर में पंचेत का आक्रमण, ये तीसरा बिंदु। इसका अगला पॉइंट है जहांगीर के शासनकाल में मुगलों सेना के मानभूम के विष्णुपुर पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त की। जहांगीर द्वारा 1607 ईस्वी में अफजल खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया। अफजल खां ने बंगाल के मुगल सूबेदार इस्लाम खां के साथ मिलकर पंचेत का जमींदार बीर हमीद को पराजित किया। चौथा है खुर्रम शाहजहां का राजमहल का आगमन। खुर्रम चौथा बिंदु है खुर्रम के बारे में अगला बिंदु जानते हैं। खुर्रम जहांगीर का पुत्र तथा दक्षिण भारत का मुगल सूबेदार था। अगला बिंदु है खुर्रम ने 1622 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया तथा वर्धमान होते हुए राजमहल आ पहुंचा। खुर्रम ने राजमहल क्षेत्र में बंगाल के मुगल सूबेदार इब्राहिम खां को एक लड़ाई में मार दिया गया तथा राजमहल पर अधिकार कर लिया। अगला बिंदु है बाद में मुगल शाह सुलह होने के पश्चात खुर्रम पुनः दक्षिण भारत लौट गए। अब जानते हैं शाहजहां के बारे में। शाहजहां झारखंड के संदर्भ में शाहजहां के शासनकाल के संबंध छोटा नागपुर, खास के नागवंश, पलामू के चेरी वंश, सिंह वंश का अन्य क्षेत्रीय राजवंशों से है। पहला है छोटा नागपुर खास नागवंशी। पहला बिंदु जहांगीर की बंदी से मुक्त होकर दुर्जन साल 1627 ईस्वी में अपनी राजधानी खुकराहा आया तथा 1627 ईस्वी तक यह शासन किया। दुर्जन साल ने शिक्षा की दृष्टि से अपनी राजधानी खुकराहा को लोहिसा स्थानांतरित कर दी, जो लगभग 100 वर्ष तक नवंशी की राजधानी रहा। दुर्जन साल के लोहिसा में अनेक सुंदर का निर्माण करवाया, जिस पर मुगल स्थापत्य कला का स्पष्ट प्रभाव था। इन भवनों का नवरत्नगढ़ नामक महान सर्वाधिक महत्वपूर्ण भवन था। इस भवन का मुगलों का प्रभावित झरोखा दर्शन की व्यवस्था थी। दुर्जन साल की मृत्यु के उपरांत 1640 में रघुनाथ शाह 1640 में 90 तक नवंशी शासक था। रघुनाथ शाह शासनकाल में खानजादा मुगलों से अधिकारी ने आक्रमण किया, जिसके सौरभ रघुनाथ शाह ने मुगलों के शासन का सेना स्वीकार करके सीधा कर ली। अब दूसरा नंबर में है पलामू का चेरो वंश। शाहजहां के शासनकाल में समय पलामू शासन प्रताप राय शाहबल राय उत्तराधिकारी था। यह अत्यंत शक्तिशाली एवं समृद्ध शासन था। सोलह सौ 32 ईस्वी में बिहार के मुगल सूबेदार अब्दुल खां ने पलामू क्षेत्र की मालगुजारी को 1,36,000 रुपये का कर दिया, जिसके देने पर हेतु प्रताप राय ने लोगों को आधिकारिक धन वसूलने का प्रयास किया। मुगलों द्वारा मालगुजारी का राशि को निरंतर बढ़ाया जाता रहा, जिसके परिणाम स्वरूप प्रताप राय ने कर देना ही बंद कर दिया। अगला बिंदु है शाहजहां ने इस्था खां को बिहार का नया सूबेदार नियुक्त किया, पलामू पर अधिकार करने का आदेश दिया। इस्था खां ने 1641 में पलामू के चेरो राज्य का आक्रमण किया। प्रताप राय ने इस आक्रमण के बाद इस्था खां ने सीधे करते हुए 80,000 रुपये देने का पटना में हाजिरी रहना स्वीकार किया। अगला बिंदु 80,000 रुपये प्राप्त करके इस्था खां ने 1642 में पटना लौट गए। अगला बिंदु है 1642 में प्रताप राय ने मुगलों शासन के वार्षिक मालगुजारी नहीं दिया। अगला बिंदु है 1643 में शाहजहां ने इस्था खां ने बिहार का सूबेदार नियुक्त किया, पलामू के शासन के विरुद्ध कार्रवाई करने का आदेश दिया। इतिकद खां ने जबरदस्त खां को पलामू पर आक्रमण करने हेतु भेजा, परंतु मुगलों की सेना के पलामू की ओर आता देख प्रताप राय ने सीधी संधि करने हेतु प्रस्ताव भेजा। इस प्रस्ताव को प्रताप राय ने लाखों रुपयों एक हाथी देने की अतिरिक्त साथ पटना चलने की स्वीकृति की थी। अगला बिंदु इतिकार खां के सिफारिश पर 1640 में शाहजहां ने प्रताप राय को 1000 मनसब प्रदान किया तथा पलामू को उसी अधिकार को देते हुए 1 करोड़ रुपये का सालाना मालगुजारी तय की। पलामू पर आक्रमण कर प्रताप राय को संधि हेतु विवश करने वाले जबरदस्त खां ने
खां को दिए हजरी मन सरोवरदार। नीत किया। प्रताप राय की मृत्यु के बाद पलामू पर कुछ समय तक भोपाल राय तथा उसके बाद मोहिनी राय का शासन रहा। पुराना पलामू किला का निर्माण प्रताप राय के शासनकाल में हुआ था। बाद में मोहिनी राय ने यहाँ पर नया किला का निर्माण कराया था। सिंहभूम का सिंह वंश। तीसरा है शाहजहाँ पर समय सिंहवंशी शासक उड़ीसा के मुगल सूबेदार के माध्यम से मलकजारी देते थे तथा अन्य क्षेत्रीय राजवंश है जो अलग अलग थे। शाहजहाँ के शासनकाल में पंचेत के राजा वीर नारायण सिंह ने मुगलों से पराजित होने के बाद अपनी राजधानी को परिवर्तित कर दिया। तीसरा बिंदु बिंदु 1639 ईस्वी में बंगाल की राजधानी राजमहल थी। यहाँ पर मुगलों का एक टकसाल भी था। अगला बिंदु औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल की राजधानी को राजमहल के परिवर्तित करके ढाका कर दिया गया। शाहसूजा के बारे में जानना होगा। अगला बिंदु शाहसूजा शाहजहाँ का पुत्र था। शाहजहाँ का पुत्र कौन था? शाहसूजा। यह बंगाल की उड़ीसा की गवर्नर था। बंगाल की उड़ीसा की गवर्नर था शाहसूजा। इसने भी राजमहल को अपनी राजधानी बनाया था। अब आया औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब है कौन? इसके बारे में जानकारी लो। औरंगजेब अगला बिंदु है झारखंड के संदर्भ में औरंगजेब के शासनकाल का संबंध छोटा नागपुर खास के नागवंश पलामू के चेरो वंश की सिंहभूम के सिंह वंश तथा अन्य क्षेत्रीय राजवंशों से है। अगर औरंगजेब का पहला बिंदु है छोटा नागपुर के खास नागवंश। अगला पॉइंट है नागवंशी शासन रघुनाथ शाह ने 1640 से 1690 ईस्वी, राम शाह 1690 से 1715 ईस्वी तक औरंगजेब के समकालीन थे। औरंगजेब के शासनकाल में अधिकांश समय तक कोकरा का नागवंशी राजा रघुनाथ शाह तथा रघुनाथ शाह के एक धर्मगुरु ब्रह्मचारी हरिनाथ था। अगला बिंदु है रघुनाथ शाह अत्यंत धार्मिक पवित्र दानी प्रभाव स्वभाव का था। रघुनाथ शाह के शासनकाल में लक्ष्मी नारायण तिवारी ने मदन मोहन मंदिर बढ़िया रांची का निर्माण कराया। रघुनाथ शाह के शासनकाल में हरि ब्रह्मचारी के रांची के चुटिया नामक स्थान पर राम सीता मंदिर का निर्माण कराया जो रांची में चुटिया नामक मंदिर। फ्रांसीसी यात्री टेवरनियर के अनुसार रघुनाथ शाह के राज्य पर केवल एक बार ही मुगल आक्रमण हुआ जिससे रघुनाथ शाह को अधिक क्षति नहीं हुई। लास्ट बिंदु इधर है औरंगजेब के शासनकाल में ही पलामू के चेरो वंश राजा मोहिनी राय के रघुनाथ शाह को अपनी राजधानी दसाई पर आक्रमण कर व्यापक लूटपाट किया। अगला बिंदु है इस लूटपाट पर मोहिनी राय को पत्थर का विशाल फाटक प्राप्त हुआ। मोहिनी राय ने पलामू के पुराने किले के समीप एक पहाड़ पर नया किला का निर्माण कराया तथा इसमें दोयासा प्राप्त पत्थर का विशाल फाटक लगवाया। इस फाटक का नागपुर दरवाजा कहा जाता है। रघुनाथ शाह के बाद शाह नागवंशी शासन बना जिसका मुगल शासन औरंगजेब के हाथ सौहार्दपूर्ण संबंध था। सोलह सौ 92 में राम शाह औरंगजेब को 9,705 रुपये मलकजारी के रूप में प्रदान किया। राम शाह ने पलामू, रीवा एवं सिंहभूम राज्यों पर आक्रमण किया तथा इसके रीवा का सिंहभूम के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया। राम शाह ने अपने पुत्र हेनी शाह का विवाह रीवा रेस की पुत्री से किया तथा अपने 2 बहनों का विवाह सिंधु के राजा जगन्नाथ सिंह के साथ किया। पलामू के चेरो वंश के बारे में जानो। अगला बिंदु है पलामू चेरो वंश में औरंगजेब के शासन के प्रारंभिक काल में पलामू के चेरो राजा मोहिनी राय का शासन था। मोहिनी राय 1658 से 1634 में सर्वाधिक शक्तिशाली शासन था। मोहिनी राय के मुगलों की अधीनता स्वीकार करने तथा उनके कर देने के मना कर दिया। इसके साथ ही वह समवर्ती मुगल राज्यों का आक्रमण कर लूटपाट भी करता था। औरंगजेब ने अपने सूबेदार दाऊद खां को 1660 ईस्वी में पलामू पर आक्रमण करने और मोहिनी राय से कर वसूलने हेतु भेजा। अगला बिंदु है 23 अप्रैल 1660 को दाऊद खां पटना से चला तथा सबसे पहले दाऊद खां ने 5 मई 1660 को कोठी के किले तथा इसके बाद 3 जून 1660 को कुंडा के किलों पर अधिकार कर लिया। अगला बिंदु कुंडा के शासक चुन राय ने पराजित होने के बाद इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। इससे नाराज होकर मोहिनी राय के कहने पर सुरवार राय चुन राय के भाई ने चुन राय की हत्या कर दी। अगला बिंदु 25 अक्टूबर 1660 को दाऊद खान ने चेरो राज्य की राजधानी की ओर आक्रमण हेतु बढ़ा तथा 3 नवंबर 1660 को तरहसी पहुंचा। मोहिनी राय ने अपने मंत्री सूरत सिंह के माध्यम से तरहसी पहुंचे दाऊद खान को संधि का प्रस्ताव भेजा।
दाऊद खां ने संधि के बीच प्रताप की सूचना औरंगजेब को भेजी तथा बादशाह का उतर आने के तक युद्ध विराम कर घोषणा कर दी। इसी बीच पलामू के राजा के कुछ लोगों ने मुगलों के एक काफिले को लूट लिया। इससे नाराज होकर दाऊद खां पलामू पर आक्रमण करने हेतु राजधानी तक आ गए। अगला बिंदु मेदिनी राय युद्ध का तैयारी करने लगा। इसी दौरान औरंगजेब ने मेदिनी राय को इस्लाम धर्म करने और एक निश्चित दर को कर देने हेतु प्रस्ताव दिया। इसे स्वीकार करने पर मेदिनी राय को उसके पद पर बने रहने देने का प्रस्ताव था। अगला बिंदु मेदिनी राय ने औरंगजेब का यह प्रस्ताव ठुकरा दिया, युद्ध की घोषणा कर दी। अगला बिंदु औरंगा नदी के तट पर स्थित नए किले के समीप मुगलों की नेता मेदिनी राय के बीच युद्ध शुरू हो गया। इसकी वजह से सेना की भारी पड़ी तथा मेदिनी राय की सेना कमजोर पड़ने लगी। मेदिनी राय ने किलों की कीमत सामान देकर महिलाओं और बच्चों को जंगल में भेज दिया तथा समय किले में ही रुक गए। अगला बिंदु मुगलों की सेना द्वारा किले का आक्रमण करने के बाद मेदिनी राय की जंगल की ओर भाग गया। बाद में मेदिनी राय ने सरगुजा में शामिल कर ली थी। अगला बिंदु इस प्रकार पुराने और नए किले सहित चेरो राज्य मुगलों के अधिकार कर लिया। कुछ समय बाद शाहजी चेरो ने पुनः देवगन के किले के पास मुगलों के युद्ध किया, परंतु दाऊद खान ने एक सेनापति से सिफी ने उन्हें पराजित कर उसके किले पर भी कब्जा कर लिया। अगला बिंदु दाऊद खान ने पलामू पर विजय प्राप्त करने के बाद यह प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करने मनकली खां को यहाँ का फिरौजदार नियुक्त कर दिया। आश्रय पटना लौट गए। अगला बिंदु है दाऊद खान ने पलामू विजय समिति में पलामू किला में एक मस्जिद का निर्माण कराया था। दाऊद खान ने पटना लौटते समय पलामू किले का सिंह द्वार अपने हाथ ले गया तथा उसे दाऊद नगर की अपनी गढ़ी में लगवा दिया। इस अभियान की सफलता से खुश होकर मुगल बादशाह औरंगजेब ने दाऊद खां को पुरस्कार के रूप में 50,000 रुपये की मोतियों की माला दी। इस औरंगाबाद स्थित अमछा मनोज व मोह नामक स्थान उसके अधीन कर दिया। 22 अगस्त 1966 को पलामू को बिहार के सूबेदार के अधीन करते हुए मनकाली खां को स्थानांतरित कर दिया। मनखाली में जाने के बाद मेदिनी राय सरगुजा ने पुनः पलामू लौट गया अपने राज्य पर अधिकार कर लिया। मेदिनी राय ने अपनी बुद्धिमत्ता नीति के द्वारा से ही पलामू राज्य की आर्थिक स्थिति को दृढ़ कर दिया। मेदिनी राय को न्यासी राजा की संज्ञा दी जाती है तथा मेदिनी राय के शासनकाल को चेरो शासक का स्वर्ण युग की संज्ञा दी जाती है। अगला बिंदु है 1634 में मेदिनी राय को मृत्यु हो गई। इसके बाद पलामू पर क्रमशः रुद्र राय 1674 से 1680 में, दिक्पाल राय 1680 से 1697 ईस्वी तक एवं साहब राय 1697 से 17 से 16 ईस्वी तक शासन रहा। अब तीसरे नंबर में अन्य क्षेत्रीय राजवंश। औरंगजेब के शासनकाल में हजारीबाग क्षेत्र में 5 प्रमुख राज्य रामगढ़, कुंडा, केंदी, खगड़िया थे। इसमें से रामगढ़ सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। इसके बाद 1667 में 1724 तक रामगढ़ का राजा दलेल सिंह था। अगला बिंदु है 1627 में दलेल सिंह ने अपने राजधानी को बदाऊं से हटाकर रामगढ़ स्थापित कर दी, क्योंकि बदाऊं मुस्लिम आक्रमणकारियों के मार्ग के बीच में स्थित था। दलेल सिंह ने चाय के शासक मगध खान को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। रामगढ़ राज्य के उत्तर पूर्व भाग में खगड़िया अवस्थित था। यह हमेशा औरंगजेब के आक्रमण के बचा रहा। कुंडा राज्य की स्थापित औरंगजेब के एक अधिकारी राम सिंह ने की थी। 1669 ईस्वी में औरंगजेब ने राम सिंह को मराठों पंडारियों से रक्षा हेतु बबलदार, कुकुंदी, बरवाडी नाम दर्ज जिम्मेदार प्रदान की। अगला बिंदु केंदी राज्य वर्तमान चतरा जिले में स्थित था। इसके पूर्व में 6 राज्य अवस्थित था। औरंगजेब द्वारा बंगाल की राजधानी को राजमार्ग से ढाका स्थानांतरित करने के बाद 1695 से 1699 तक मेदिनापुर बंगाल की सभा सिंह, उड़ीसा के अफगान रहीम खान ने राजमार्ग क्षेत्र में लूटपाट की तथा इस पर कब्जा कर लिया। 1637 में जबरदस्त खान ने इसी पुनः मुक्त कराया। मराठा के आक्रमण के परिणाम स्वरूप झारखंड पर से मुगलों का प्रभाव समाप्त हो गया। लास्ट बिंदु इधर है। झारखंड में धनबाद एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जो मुस्लिम आक्रमणों से पूर्णतः बचा रहा था। झारखंड में एकमात्र राज्य जो धनबाद था जो मुसलमान आक्रमण से बचा रहा। अंत तो सुनिएगा। पल शासकों के काल में झारखंड में बौद्ध धर्म की बलियान शाखा का विकास हुआ।
अगला बिंदु, उड़ीसा के राजा नरसिंह देव द्वितीय ने 12वीं सदी में समय को झारखंड का राजा घोषित कर दिया। अगला बिंदु, गुलाम वंश के समय झारखंड की सीमा में मुस्लिम सेनाओं की छावनियाँ स्थापित कर दी गई थी। अगला बिंदु, इल्तुतमिश बलबन के शासनकाल में झारखंड गुलाम वंश के प्रभाव से मुक्त रहा था। इल्तुतमिश के बलबन के समय झारखंड में शक्तिशाली नागवंशी राजा हरिकर्ण का शासन रहा था। और अगला बिंदु, कुकरा नागवंशी शासक को मुगल कालीन ग्रंथों में जमींदार रेखा अलमा हीरे के खान का मालिक से संबंधित किया गया है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करिएगा।